तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो और साकुरा ककाशी से मिलने के लिए आते हैं। तो ककाशी कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। फिर नारुतो कहता है साकुरा आपसे मिलना चाहती थी तो मैं भी इसके साथ आ गया। फिर साकुरा बताती है कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर हिडन लीफ शिनोबी गायब हो रहे हैं। फिर ककाशी कहते हैं अच्छा तुम्हें भी इस बात का पता चल गया, लेकिन तुम इसे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो। फिर साकुरा उन्हें कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी लीफ विलेज में धमाका हो जाता है। तो नारुतो और साकुरा वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कुछ लोग हिडन लीफ की सिक्योरिटी यूनिट पर अटैक कर रहे होते हैं। तो नारुतो उनकी मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिकामारू की टीम आ जाती है और इनो उन्हें बताती है इनमें से एक तो वही है जो रोज हमारी दुकान पर फूल लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये हिडन लीफ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो शिकामारू कहता है शायद इन्हें किसी ने गेंजुत्सु में फंसाया है। फिर साकुरा कहती है और दूसरे लोग वही हो सकते हैं जो हिडन लीफ से गायब हुए थे। तो नारुतो कहता है इसी वजह से सिक्योरिटी उन पर अटैक नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कुछ अजीब सा बन रहा होता है। ये देखकर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से ले जाता है और तभी वो बंदा अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट होने के बाद दूसरे लोग भी विलेज में आकर ब्लास्ट होने लगते हैं। उस धमाके को रोकने के लिए चोजी अपने पंखों से एक तूफान बना देता है और नारुतो उस पर रासेंगान मारकर सब कुछ शांत कर देता है। फिर नारुतो कहता है मुझे लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और तभी वहाँ पर और लोग भी आने लगते हैं। फिर साकुरा बताती है मुझे लगता है जब उन पर कोई अटैक करता है तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। मैंने उनके घाव से अजीब सा चाकरा निकलते हुए देखा था, जिसके बाद उनका शरीर ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वहाँ पर हिनाटा भी आ जाती है। तो नारुतो कहता है हिनाटा क्या तुम देख सकती हो इन लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो हिनाटा अपने ब्याकुगान से देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर हिनाटा उन्हें बताती है उन लोगों के शरीर में अजीब सा चाकरा है, शायद वही उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब हमें उनके अंदर से सिर्फ वो चाकरा निकालना है। तो हिनाटा कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो चाकरा उनके शरीर में इस तरह बह रहा है जैसे वो उनके शरीर का ही हिस्सा है। फिर शिकामारू कहता है इसका मतलब हमें उन्हें पकड़ना होगा, लेकिन उन्हें बिना चोट पहुंचाए पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो नारुतो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर नारुतो बताता है सबसे पहले मैं अपने शैडो क्लोन की मदद से उनके आगे बढ़ने की स्पीड को कम कर दूंगा, जिसके बाद शिकामारू उन्हें अपनी शैडो से पकड़ लेगा और तभी हिनाटा उनके क्रिटिकल चाकरा पॉइंट पर हिट करेगी और वो हिल नहीं पाएंगे, जिसके बाद वो उन सबको पकड़ लेते हैं। फिर साकुरा उस पर रिवर्स गेंजुत्सु करती है, लेकिन उन सभी पर उसका कोई असर नहीं होता है। फिर ककाशी कहते हैं शायद हम लोग कुछ ना देख पा रहे हों, लेकिन जिसके पास शारिंगान और रिनेगान है वो कुछ देख पाए। मैं सास्के को दोबारा बुलाने वाला हूँ। फिर ककाशी ये काम साय को देते हैं और साय उसके लिए एक मैसेज भेजता है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कि बिल्लियों को खाना खिला रहा था और तभी उसे साय का मैसेज मिलता है, लेकिन सास्के देखता है पास वाले विलेज में एक धमाका हो चुका है। फिर सास्के वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर भी वो गेंजुत्सु वाले लोग आ चुके थे। तभी एक विलेजर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस विलेजर के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम एक बूढ़े आदमी लू को देखते हैं जो कि डरकर जमीन पर गिर चुका था और तभी उस पर कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर दो शिनोबी चीनो और नोवाकी आ जाते हैं और वो उस बूढ़े आदमी को बचा लेते हैं। फिर सास्के उनसे पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो बूढ़ाऊ सोचने लगता है सास्के भी दुश्मन है और वो कहता है तो उन्होंने तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा है। फिर वो सास्के पर अटैक करने के लिए बोलता है। ये सुनकर चीनो सास्के पर वाटर स्टाइल से अटैक कर देती है, लेकिन सास्के अपने फायर वॉल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है। तभी वहाँ पर वही ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो सास्के कहता है ये सब हम बाद में कर लेंगे और वो अपने शारिंगान का इस्तेमाल करके उन लोगों को गेंजुत्सु से बाहर निकाल देता है। फिर सास्के कहता है तुम सब मुझे कोई और समझ रहे थे, क्या वो इस सब से जुड़ा हुआ है। तो वो बूढ़ाऊ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर चीनो कहती है हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो सास्के कहता है मुझे लगा ही था तुम दोनों इस विलेज के नहीं हो। फिर चीनो कहती है हमने सभी औरतों और बच्चों को छिपने के लिए बोला था और तभी सभी बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी की लड़की एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर वो लड़की अपने गले पर चाकू मार लेती है और ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फुसीन। जिसके बाद वो भाग कर जाता है और उस जलते
चलते हुए घर में घुस जाता है। फिर सास्के एक विलेजर से पूछता है आखिर ये फुसीन कौन है। तो विलेजर बताता है फुसीन एक लाइटनिंग गैंग का लीडर है। ये गैंग बुरे लोगों से पैसा चुराकर हम जैसे गरीबों में बांटते हैं। फिर सास्के कहता है तो उनका लीडर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो विलेजर कहता है मैंने सुना था लाइटनिंग गैंग को हिडन मिस्ट ने धोखा दे दिया था और जब वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे तो वो इस विलेज में आ गए। फिर हम वही सीन देखते हैं जब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सभी से मदद मांग रहे थे, लेकिन वो बुढ़ाऊ कहता है अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हम भी खतरे में आ जाएंगे। तुम लोग दूसरों से पैसा चुराकर गरीबों में बांटते हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहोगे वही करोगे। और कोई भी विलेजर लाइटनिंग गैंग की मदद नहीं करता है। फिर सास्के उन फटने वाले लोगों की याददाश्त देखने लगता है और जैसे ही वो उसके दिमाग में घुसता है सास्के पानी में डूबने लग जाता है। फिर सास्के जैसे तैसे उस पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है दो बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। फिर सास्के उसके दिमाग से बाहर आ जाता है और वो कहता है वो लाल आंखें, इसमें कोई शक नहीं कि वो कैके गेनकाई है। सास्के ककाशी को एक लेटर भेजता है और उस लेटर में वो फटने वाले इंसानों को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मांगता है। उधर सभी गांव वाले मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। जिसके बाद सास्के वहाँ से जाने लगता है तो चीनो पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर सास्के कहता है इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो चीनो कहती है हमारा इस सब से लेना देना है क्योंकि अमीनो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो एक बहुत ही दयालु लड़की थी। जिसके बाद वो दोनों सास्के के पीछे जाने लगते हैं और चीनो सास्के को बार बार सैसी बुला रही थी। तो सास्के कहता है मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। फिर चीनो कहती है मैं तुम्हें जो चाहे वो बुला सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। ये सुनकर सास्के हैरान रह जाता है और वो कहता है तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो। तभी नोबाकी वहाँ पर आकर उसके कान में कुछ बताता है। फिर चीनो कहती है सास्के लोगों को देखकर उन्हें जज करना अच्छी बात नहीं होती है। और ये सुनकर सास्के को इटाची की याद आ जाती है क्योंकि इटाची ने भी उससे यही कहा था। फिर सास्के एक गुफा के पास जाता है तो चीनो कहती है तुम्हें क्या लगता है फुसीन इस डरावनी गुफा में होगा। लेकिन तभी वहाँ पर यामाटो आ जाते हैं तो सास्के कहता है तुम इस जगह की देखभाल कर रहे हो, इसका मतलब ओरोचिमारू यहीं पर होगा। फिर यामाटो कहते हैं तुम मुझे उससे मिलने का कारण बताओ, मैं ऐसे ही किसी को भी उससे नहीं मिलने दे सकता। तो सास्के उन्हें सब कुछ बता देता है और वो कहता है शायद ओरोचिमारू को इसके बारे में कुछ पता होगा। फिर यामाटो उसे जाने देते हैं और सास्के ओरोचिमारू से कहता है क्या तुम्हें लाइटनिंग गैंग के लीडर फुसीन के बारे में कुछ पता है। फिर ओरोचिमारू बताता है इस फुसीन के पास कैके गेनकाई है। ये पहले एन ओयाशिरो गार्ड यूनिट का मेंबर हुआ करता था और इसी के साथ वो हथियारों का एक व्यापारी भी था। लोग उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहकर बुलाते थे। फिर सास्के पूछता है अब वो कहाँ पर है। तो ओरोचिमारू कहता है किसे पता, उसके छिपने की जगह मेरे से भी ज्यादा बेहतर है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। फिर सास्के कहता है तुम जैसे के लिए मुश्किल काम भी आसान होता है। तो ओरोचिमारू कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है लेकिन मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ और इसमें कुछ परेशानियाँ भी आ सकती हैं। फिर ओरोचिमारू कहता है तुम तीनों यहीं पर रुको, मुझे जाने से पहले कुछ तैयारियां करनी है। फिर ओरोचिमारू वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर कारिन, जुगो और सुइगेत्सु आ जाते हैं। फिर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ओरोचिमारू कहता है सब कुछ तैयार है, अब हमें चलना चाहिए। फिर सास्के ओरोचिमारू के साथ चला जाता है और वो किसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं। फिर सास्के ओरोचिमारू से कहता है तुमने जितने भी अपराध किए हैं उसके लिए तो तुम्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन तुम तो आजाद घूम रहे हो। तो ओरोचिमारू हंसने लगता है और वो कहता है नहीं मैं आजाद नहीं हूँ। और हम देखते हैं यामाटो उस पर नजर रखे हुए थे। फिर ओरोचिमारू कहता है तुमने भी कम अपराध नहीं किए हैं, तुम्हें भी जेल में ही होना चाहिए। और काबूटो जिसने 4th ग्रेड निंजा वॉर में दुश्मनों की मदद की वो अब एक ऑर्फनेज का डायरेक्टर है। फिर वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर अमीर लोग अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है यहाँ पर 2 लोग लड़ेंगे और जो दूसरे का आईडी ले लेगा वो जीत जाएगा, ये एक सर्वाइवल मैच है। फिर सास्के ओरोचिमारू से पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ओरोचिमारू कहता है जैसा कि उस आदमी ने बोला अमीर लोग अपने शिनोबी को एक दूसरे से लड़वाते हैं और जो शिनोबी हार जाता है वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। फिर मैच शुरू होता है और प्रेसिडेंट माकिबी का शिनोबी लड़ने के लिए आता है। दूसरा शिनोबी प्रेसिडेंट हेमियोरी की तरफ से लड़ने के लिए आता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो सास्के कहता है मुझे
मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, एन ओयाशिरो कहाँ पर है? तो ओरोचिमारू कहता है वो तभी आएगा जब कोई पावरफुल शिनोबी उसे चाहिए होगा। उधर हम देखते हैं सुजुरान हार चुका होता है और रायमी विनर बन जाता है। फिर सास्के कहता है ये क्या बकवास जगह है? तो चीनो कहती है तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते हो? किसी पीड़ित के लिए उसे दुख पहुंचाने वाला और उसे देखने वाला एक समान ही होते हैं। अगर तुम उन पर सिर्फ दया ही दिखाते रहोगे और उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम में और उन अमीरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये कहकर चीनो वहाँ से चली जाती है तो नोवाकी भी उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एन ओयाशिरो का आईडी लेकर फुत्सु लड़ने के लिए आ जाता है। तो ओरोचिमारू अपनी तरफ से लड़ने के लिए सास्के का नाम दे देता है। फिर सास्के पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? फिर ओरोचिमारू कहता है वो तभी आएगा जब उसे कुछ चाहिए होगा। वो एक कैके गेनकाई का कलेक्टर है और तुम्हारे सारिंगान के लिए वो जरूर आएगा। फिर सास्के उससे लड़ने लगता है। वो सास्के पर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट माकी भी छत से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और प्रेसिडेंट माकी भी एक ज़ोंबी बन चुके थे। प्रेसिडेंट माकी भी फटने वाले होते हैं, लेकिन तभी सास्के उन्हें अपने सारिंगान की मदद से रोक देता है। वहीं एक आदमी सास्के को छिपकर देख रहा होता है और वो कहता है अच्छा तो ये है सारिंगान। उधर जो लोग मैच देखने आए थे उनमें से भी 3-4 लोग ज़ोंबी बनने लगते हैं। तभी वहाँ पर यामाटो आ जाते हैं और वो कहते हैं हम इन सबको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं धमाके को कम जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी वुड को उसके चारों तरफ लपेट देते हैं और धमाका होने से बचा लेते हैं। ओरोचिमारू भी अपने सांप की मदद से एक आदमी को लपेट लेता है और धमाका होने से बचा लेता है। तभी सास्के पर कोई अटैक कर देता है। सास्के उसके अटैक से बच जाता है और अटैक करने वाले के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो देखता है चीनो खतरे में होती है तो सास्के चीनो को बचाने लगता है। फिर चीनो सास्के को थैंक यू बोलती है और वो कहती है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे बचाओगे। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू आता है और वो कहता है शायद अब तुम एन ओयाशिरो से नहीं मिल पाओगे क्योंकि वो बहुत ही सावधानी से रहता है। फुसीन पहले एन ओयाशिरो की गार्ड यूनिट का मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी ये ट्रिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कहता है सास्के को ओयाशिरो ने बुलाया है। फिर सास्के उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है तो ओयाशिरो उसे हेलो बोलता है। फिर सास्के कहता है क्या ये सच में एन ओयाशिरो है? तो ओरोचिमारू कहता है हाँ यही है। फिर ओरोचिमारू कहता है तुम तो इस तरह लोगों से नहीं मिलते, तो अचानक से क्या हो गया? फिर ओयाशिरो कहता है मैंने वहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा और इस तरह लोगों का ऐसे फटना मेरे लिए शॉकिंग भी था। वो बिल्कुल उनके जैसे थे ना जिन्होंने हिडन लीफ पर भी अटैक किया था। वो यहाँ पर आए, शायद वो तुम्हारे पीछे थे, मैंने सही कहा ना? फिर सास्के सोचने लगता है उन्होंने हिडन लीफ पर अटैक किया क्योंकि मैं उनका निशाना था। फिर सास्के कहता है जो उन लोगों को बना रहा है वो पहले तुम्हारी गार्ड यूनिट का हिस्सा था, उसका नाम है फुसीन, क्या तुम उसे जानते हो? तो ओयाशिरो कहता है वो मुझसे पहले किसी और के लिए काम करता था, फिर मैंने उसे यहाँ पर लड़ाई में जीत लिया और अपनी गार्ड यूनिट में डाल दिया। मैंने सुना था उसने एक आइलैंड पर जन्म लिया था, लेकिन वहाँ के लोग उससे डरते थे, इसीलिए उन्होंने उसे वहाँ से भेज दिया। फुसीन एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने कुछ और लड़कों को अपने साथ लिया और यहाँ से भाग गया। फिर सास्के पूछता है क्या फुसीन की लाल आंखें थीं? तो ओयाशिरो कहता है फुसीन की लाल आंखें नहीं थीं, लेकिन एक बच्चा उसके साथ भागा था, उसकी लाल आंखें थीं। फिर सास्के उसका नाम पूछता है तो ओयाशिरो कहता है मुझे उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन वो बच्चा चिनोई के क्लैन से था। फिर वो सास्के को चिनोई के क्लैन के बारे में बताने लगता है और वो कहता है चिनोई के क्लैन के पास कैके गेनकाई था जिसे लोग केत्सुर्युगान के नाम से भी जानते थे। वो लैंड ऑफ लाइटनिंग में रहते थे, उनकी ताकत उनका गेंजुत्सु था। अगर कोई एक बार उनके गेंजुत्सु में फंस जाता तो वो कभी नहीं बच पाता था। एक बार की बात है, चिनोई की क्लैन की एक लड़की लैंड ऑफ लाइटनिंग के फ्यूडल लॉर्ड के साथ रहने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी जिसकी वजह से दूसरे लॉर्ड उससे जलने लगे। उस लड़की के वहाँ पर आने के कुछ ही दिनों बाद वो लॉर्ड बीमार हो गया और मर गया। दूसरे लॉर्ड्स ने सारा इल्जाम उस लड़की के ऊपर डाल दिया। जिन लोगों को चिनोई की क्लैन के जेनेटिक्स के बारे में पता था उन लोगों ने भी लॉर्ड्स का साथ दिया। इस सब के कारण उस लड़की और उसके पूरे क्लैन को हेल वैली नाम की जगह पर भेज दिया गया। ये काम करने के लिए उन्होंने उचीहा क्लैन को हायर किया था। ये सुनकर सास्के हैरान रह जाता है। फिर ओयाशिरो कहता है क्योंकि उचीहा क्लैन के पास विजुअल जुत्सु था तो वही चिनोई के क्लैन का सामना कर पाते। चिनोई के क्लैन ने उचीहा वालों से नेगोशिएट करने की भी कोशिश
कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर सास्के ओयाशिरो से हेल वैली का पता पूछता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों लैंड ऑफ स्टीम में पहुँच जाते हैं तो चीनो हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बोलने लगती है। फिर सास्के कहता है तुम दोनों को जो करना है वो करो, मैं हेल वैली की तरफ जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं सास्के को रास्ते में वही ज़ॉम्बी मिल जाते हैं तो नोवाकी चीनो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सास्के अपने शारिंगान की मदद से उन सभी लोगों को ठीक कर देता है और तभी सास्के पर कोई दोबारा से अटैक करता है तो सास्के उसके अटैक को अपने सुसानों से रोक देता है। फिर सास्के उसका पीछा करने लग जाता है और सास्के एक कुनाई फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर सास्के कहता है तुम मुझे फुसीन तो नहीं लग रहे लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी याददाश्त देख सकता हूँ। तभी वो सास्के पर अटैक करने लगता है तो सास्के उसे अमातेरासु से जला देता है। फिर वो कहता है तुम्हें जो भी जानना है मैं सब बताऊंगा, बस इस आग को बुझा दो। फिर सास्के उसकी आग को बुझा देता है और उसकी याददाश्त देखने लगता है तो सास्के को पता चलता है फुसीन ने उससे कहा था सास्के को ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम उसके पीछे पड़े हो और वो और कोई नहीं बल्कि नोवाकी होता है। फिर नोवाकी वहीं पर आ जाता है तो सास्के कहता है चलो अब मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तो नोवाकी अपने हाथ पर चाकू से कट मारता है और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़के में बदल जाता है। फुसीन और सास्के आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फुसीन सास्के पर ब्लेड फेंक कर अटैक करता है लेकिन सास्के उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। तो फुसीन अपने विंड डिस्ट्रक्शन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक तूफान बना देता है। तो सास्के भी अपना सुसानो बना लेता है और उस तूफान को पीछे धकेलने लगता है लेकिन फुसीन उस तूफान को और भी बड़ा कर देता है। तो सास्के अपने सुसानो को गायब कर लेता है और उस तूफान के बीच में आ जाता है जहाँ पर फुसीन खड़ा हुआ था। जिसके बाद सास्के उस पर लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करता है। सास्के के अटैक से उसकी हालत खराब हो जाती है तो सास्के कहता है अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे, लेकिन फुसीन उसे बताने से मना कर देता है। तो सास्के उसकी याददाश्त देखने लगता है लेकिन जैसे ही सास्के उसके दिमाग में घुसता है वो दोबारा से पानी में डूबने लगता है। तो सास्के अपने शारिंगान का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से बाहर आता है और वो देखता है फुसीन वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद सास्के लोगों से रास्ता पूछकर हेल वैली की तरफ जाने लगता है। फिर सास्के वहाँ पर पहुंचकर देखता है वो जगह एकदम ही गंदी होती है। तो सास्के कहता है क्या चिनोई के क्लैन सच में यहाँ पर रहता था? तभी चीनो कहती है हाँ हम सच में यहीं पर रहते थे, जरा अपने चारों तरफ देखो और तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। चिनोई के क्लैन पर झूठा आरोप लगाया गया और उचिहा वालों ने उन्हें यहाँ पर धकेल दिया। उनके पास यहाँ पर बसने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वो यही लाल पानी पीते, जो भी पक्षी यहाँ से गुजरता उसका शिकार करते और घास फूस खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। मैंने तो यही सुना है। मैं ओयाशिरो के मैंशन में ही बड़ी हुई और मुझे बताया गया था उसने मुझे यहाँ से किडनैप कर लिया था। फिर सास्के कहता है इसका मतलब तुम अकेली थी? तो चीनो कहती है अच्छा तुम्हें फिक्र हो रही है, तुम तो ऐसे नहीं हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर चीनो उसे दिखाती है ओयाशिरो के मैंशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो उन्हें शिनोबी बनाने के लिए एक दूसरे से लड़वाया करता था। जो बच्चा हारा करता था वो उसे खाना भी नहीं देता था। तभी एक बच्चा चीनो पर अटैक करता है तो चीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे का कान काट देती है। फिर एक दिन ओयाशिरो उसे लड़वाने के लिए लेकर जाता है और फुसीन उसका ओपोनेंट होता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और फुसीन अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके चीनो को नीचे गिरा देता है लेकिन चीनो अपना कैत्सुर्युगान एक्टिवेट कर लेती है और फुसीन को गेंजुत्सु में फंसा देती है। फिर फुसीन हार जाता है जिसके बाद ओयाशिरो उसे और चीनो को अपनी गार्ड यूनिट में डाल देता है। फुसीन और चीनो में दोस्ती हो जाती है और एक दिन उन्हें ओयाशिरो के महल में एक किताब मिलती है जिसमें चिनोई के क्लैन के बारे में लिखा हुआ था। फिर फुसीन चीनो से कहता है चलो हेल वैली चलते हैं, शायद वहाँ पर हमें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ पता चल जाए और हमें तुम्हारा परिवार भी मिल जाए। जिसके बाद वो अपने साथ कुछ और बच्चों को इकट्ठा करते हैं और ओयाशिरो के मैंशन से भाग जाते हैं। फिर वो हेल वैली की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वो देखते हैं एक आदमी कुछ गरीब विलेजर्स को परेशान कर रहा होता है। तो फुसीन उन्हें बचा लेता है और ये वही बुढ़ऊ था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर वो बुढ़ऊ कहता है क्या आप लोग यहीं पर रुक सकते हो और हमारी मदद कर सकते हो? जिसके बाद वो अपना नाम लाइटनिंग गैंग रख लेते हैं और आसपास के विलेजेस की मदद करने लगते हैं। सभी लोग उन्हें हीरो मानते थे और वो जहाँ भी जाते थे उनका स्वागत करते थे। फिर एक दिन वो एक फ्यूडल लॉर्ड को लूट रहे होते हैं लेकिन हिडन मिस्ट का एक शिनोबी उन्हें धोखा दे देता है। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और लाइटनिंग
हिडन गैंग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी विलेजेस में जाकर मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके सभी घायल साथी एक एक करके मारे जाते हैं। फिर चीनो और फुसीन हेल वैली में जाते हैं लेकिन वहाँ पर वो जाकर देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तभी हिडन मिस्ट के 2 शिनोबी उन पर अटैक कर देते हैं और चीनो उनमें से एक को अपनी ताकत से ब्लास्ट कर देती है। फिर फुसीन कहता है अच्छा तो ये है चिनोई के क्लैन की असली ताकत। तो चीनो कहती है अब मैं लूंगी अपना बदला। सास्के कहता है तुम उचिहा वालों से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे क्लैन को यहाँ पर भेजा था और इसीलिए शुरू से मैं तुम्हारा टारगेट था। फिर चीनो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने लीफ विलेज पर अटैक किया, हमें लगा तुम वहाँ पर जाओगे और हमारा प्लान था तुम्हारे साथ पूरे लीफ विलेज को उड़ा देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम उन विलेजर से अपना बदला ले रहे थे तो तुम वहाँ पर आ गए और हमें अपना प्लान बदलना पड़ा। तो क्या अब तुम मुझे मार दोगे? हम दोनों ही अपने क्लैन के आखिरी बच्चे हैं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। फिर चीनो अपने हाथ पर एक कट मारती है और उसका खून नदी में गिरने लगता है, जिसके बाद वो नदी के पानी को कंट्रोल करने लगती है और उससे एक ड्रैगन बना देती है। फिर वो सास्के पर अटैक करती है लेकिन सास्के उसके ड्रैगन को बड़े ही आसानी से काट देता है और उसे हरा देता है। तभी वो सास्के पर गेंजुत्सु करती है और उसके हाथ पर एक कट लगा देती है। फिर वो कहती है अब मेरा चाकरा तुम्हारे घाव के अंदर जाएगा और बस हमें इंतजार करना है। तभी हम देखते हैं सास्के का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर चीनो मुस्कुराने लगती है लेकिन तभी उसे सास्के की आवाज आती है और वो कहता है अच्छा तो इस तरह तुम एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को बनाती हो। फिर चीनो को पता चलता है वो तो सास्के के गेंजुत्सु में थी। फिर चीनो कहती है सास्के मैं तुमसे बहुत जलती हूँ, तुम हिडन लीफ में पैदा हुए, तुम्हें उचिहा का नाम मिला और एक परिवार भी जो तुम्हें प्यार करता था। तुमने अपने विलेज को धोखा दिया लेकिन तुम आज भी आजाद घूम रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हें बचाते हैं। फिर सास्के कहता है मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बचाया, वो मेरा दुख बांटता है और वो चाहता है एक दिन पूरी दुनिया ऐसी ही हो। फिर चीनो कहती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग एक दूसरे का दर्द बांटें, ये तो नामुमकिन है, ये बस तुम्हारी एक सोच है। तो सास्के कहता है इसीलिए वो इसे एक सच्चाई बनाना चाहता है और इसी वजह से मैं हिडन लीफ से जुड़ा हुआ हूँ। फिर चीनो कहती है मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जल्दी करो और मुझे मार डालो। तभी वहाँ पर फुसीन आ जाता है और वो चीनो को बचाने लगता है। तो सास्के कहता है शायद अब तुम्हें उसका मतलब समझ आ चुका होगा जो मैंने अभी कहा था। फिर चीनो रोने लग जाती है और वो कहती है फुसीन कोई बात नहीं, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो। फिर चीनो सास्के से कहती है शायद हम उस विलेज में कभी ना मिले होते तो मैं तुम्हें आज भी उतनी ही नफरत कर रही होती। मैं एक दिन वो दुनिया जरूर देखना चाहूंगी जिसके बारे में तुमने कहा था। उधर हम हिडन लीफ में देखते हैं हिनाटा और साकुरा मिलकर सभी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन को ठीक कर देती हैं। उधर चीनो और फुसीन को जेल में डाल दिया होता है। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं तो चीनो कहती है इस सब के पीछे मैं थी, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, तो तुम इन दोनों को जाने दो। फिर ककाशी कहते हैं जरा शांत हो जाओ, मैंने मिजुकागे से बात की और वो तुम्हारी कस्टडी लेना चाहती हैं। फिर चीनो पूछती है लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? तो ककाशी कहते हैं क्योंकि यही समय है नफरत की जंजीरों को तोड़ने का। तभी वहाँ पर मिजुकागे आती हैं और वो कहती हैं मैंने सुना है तुम्हारे अतीत के बारे में, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं चाहती हूँ तुम हिडन मिस्ट की मदद करो। फिर ककाशी चीनो को बताते हैं सास्के वहाँ पर सभी शिनोबी की मदद कर रहा होता है, वो उन्हें हराने के बाद उन्हें आजाद कर देता है। फिर चीनो कहती है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ताकतवर शिनोबी हैं। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है तुम सास्के को कम मत समझो, वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है तो वो कभी नहीं हारेगा। फिर चीनो कहती है क्या तुम ही सास्के के दोस्त हो? तो नारुतो कहता है हाँ मैं ही उसका दोस्त हूँ और मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी। उधर हम देखते हैं सास्के ने सभी शिनोबी को हरा दिया होता है और अब वो उसके गुलाम बन चुके थे। तभी उनमें से एक शिनोबी पूछता है अब हमारे साथ क्या होगा? फिर वहाँ पर रायकागे आ जाते हैं और वो कहते हैं अब से हिडन क्लाउड तुम सबकी रक्षा करेगा और यहाँ पर जितने भी लोग इल्लीगल गैम्बलिंग कर रहे थे उन सबको भी गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद वो सभी को गिरफ्तार करने लगते हैं लेकिन एन ओयाशिरो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है ओयाशिरो भी चिनोई के क्लैन से है। अपनी वाइफ के मर जाने के बाद उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया था और चीनो भी उसकी ही बेटी है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कि एक बीच पर होता है और तभी उसे एक लेटर मिलता है। वो सोच रहा था ये
ककाशी ने भेजा होगा, लेकिन वो नारुतो की तरफ से था। उसमें लिखा हुआ था, सास्के तुम भले ही विलेज में ना हो लेकिन तुम अभी भी उसे बचा रहे हो, तुम बिल्कुल लीफ पुलिस फोर्स की तरह हो। फिर सास्के कहता है बहुत समय हो गया, शायद अब मुझे घर लौटना चाहिए। हम देखते हैं शिकामारू और उसका जूनियर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है हमने कल वाली रिपोर्ट कहाँ पर रखी थी? तो शिकामारू कहता है आपके राइट साइड में तीसरे नंबर पर रखी है। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता शिकामारू? फिर शिकामारू कहता है लॉर्ड होकागे अगले हफ्ते हमें विलेज में भी जाना था ना। तो ककाशी कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे सिर्फ ककाशी बुलाया करो, और हाँ काम के बीच में ब्रेक लेना मत भूलना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिकामारू बैल्कनी में खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर उसका जूनियर आकर कहता है इस तरह कुर्सी पर बैठे बैठे तो मैं शिनोबी कभी नहीं बन पाऊंगा। सर आप ये काम करते हुए बोर नहीं होते क्या? फिर शिकामारू कहता है तुम्हें पता है मैंने इस तरह बादलों को बहुत समय से नहीं देखा। तो उसका जूनियर कहता है कभी कभी आप बुजुर्गों की तरह बात करते हो। फिर उन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो उसका जूनियर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं। तो शिकामारू कहता है आपने यहाँ पर काम करने के लिए इस बच्चे को क्यों चुना? तो ककाशी कहते हैं बड़े लोगों की दुनिया उलझी हुई होती है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद शिकामारू को लॉर्ड सुचिकागे के साथ चेस खेलना पड़ता है। सुचिकागे सोच रहे थे उन्होंने शिकामारू को हरा दिया है, लेकिन शिकामारू उन्हें हराकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिकामारू जंगलों में जाकर अपनी ट्रेनिंग करता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं शिकामारू पूरा दिन काम करता है और रात में चोजी और इनो के साथ डिनर के लिए जाता है। फिर वो तीनों अपने काम के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी इनो कहती है मुझे कभी कभी पुराने दिनों की याद आती है, पहले हम तीनों 24 घंटे एक साथ हुआ करते थे, लेकिन अब हमें मिलने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। फिर चोजी कहता है अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ये बुरा तो है। तो शिकामारू कहता है शायद बड़े होने का यही मतलब होता है। फिर वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी चोजी उनके लिए च्युइंगम लेकर आता है और वो कहता है तो अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं? लेकिन शिकामारू कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, मुझे किसी काम से विलेज के बाहर जाना है। जिसके बाद शिकामारू एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर सभी विलेजेस के शिनोबी बैठे हुए थे। तभी कुरोत्सुची कहती है जो लोग 4th ग्रेट निंजा वॉर में खो चुके थे उन्हें ढूंढने का काम कैसा चल रहा है? तो शिकामारू कहता है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी ओमोई कहता है शिनोबी की रिक्वेस्ट कम होती जा रही है, उसके बारे में तुम कुछ बताओगे? तो शिकामारू कहता है इसके बारे में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिर शिकामारू वहाँ से जाने लगता है। तभी तिमारी उसे रोकती है और वो कहती है शिकामारू आखिर तुम क्या छिपा रहे हो? तो शिकामारू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ? फिर तिमारी कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तो शिकामारू कहता है हम दोनों ही अलग अलग विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये सुनकर तिमारी उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिकामारू ये सब बातें ककाशी को बताता है और ककाशी हंसने लगते हैं। फिर शिकामारू कहता है तिमारी बहुत समझदार है, उसे एक ना एक दिन लैंड ऑफ साइलेंस के बारे में पता चल ही जाएगा। फिर ककाशी कहते हैं 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान जो रोग निंजा भाग गए थे वो शायद इसी रहस्यमय भूमि पर छिपे हैं, और मैंने अफवाह सुनी है वो लोग इलीगल तरीके से शिनोबी मिशंस को पूरा कर रहे हैं। तभी उन्हें साई का मैसेज मिलता है जो लैंड ऑफ साइलेंस में जासूसी करने के लिए गया था। उस लेटर में लिखा हुआ था स्टेट ऑफ अफेयर्स के लैंड ऑफ साइलेंस की हालत बहुत गंभीर है, अगर हमने लैंड ऑफ साइलेंस को ऐसे ही छोड़ दिया तो शिनोबी अलायंस को खतरा हो सकता है, और इनका एक लीडर भी है, इसका नाम है गैंगो। फिर शिकामारू कहता है इसका मतलब साई सही था, जो शिनोबी वॉर में गायब हुए थे और जो रोग निंजा भाग गए थे वो सब यहीं पर हैं। फिर ककाशी कहते हैं मुझे उम्मीद है साई ठीक होगा। फिर शिकामारू कहता है साई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, लेकिन इस मैसेज में कुछ हिंट्स हैं जो उस गैंगो की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर शिकामारू कहता है अगर हमें साई को वहाँ से निकालना है तो मुझे 2 आनबू की जरूरत है, एक पर अपने चाकर को कंट्रोल करके हमें छिपाना आना चाहिए और दूसरे को अपना टारगेट डायरेक्ट हिट करना आना चाहिए। फिर ककाशी उसे 2 आनबू के पास लेकर जाते हैं, उनका नाम होता है रो और सोकू। फिर शिकामारू पूछता है तो तुम आखिर क्या कर सकती हो? तभी सोकू अपनी उंगली में से एक चाकरा नीडल निकालती है और एक चिड़िया को मार देती है। फिर शिकामारू कहता है ये तो किसी को मारने के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन तभी वो चिड़िया उड़कर भाग जाती है। तो सोकू कहती है मुझे किसी को बेमतलब मारना पसंद नहीं है, मैंने सिर्फ उसके चाकरा पॉइंट पर हिट किया था। फिर शिकामारू कहता है हम रो के जुत्सु की मदद से अंदर घुसेंगे और मैं गैंगो
को अपनी शैडो से पकड़ लूंगा, जिसके बाद सोकू उसे अपने जुत्सु से मार देगी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं शिकामारू अपने मिशन के लिए निकल रहा होता है, तभी उसे नारुतो मिल जाता है। फिर नारुतो कहता है तुम तो आज बहुत जल्दी उठ गए। तो शिकामारू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर नारुतो कहता है मैं भी आज जल्दी उठ गया, फिर मुझे नींद नहीं आई तो मैं रामेन खाने के लिए जा रहा था। फिर शिकामारू वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है सिर्फ बैठे हुए रामेन ही मत खाते रहना, कुछ काम कर लो। तो नारुतो कहता है कोई ना कोई मेरे लिए मिशन लेकर जरूर बैठा होगा और फिर शायद मुझे 6 महीने तक काम ही काम करना पड़े। फिर शिकामारू कहता है तुम जितने मिशन कर सकते हो उतने मिशन करो, ताकि लोग कहें ये मिशन तो सिर्फ नारुतो ही कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम वॉर के हीरो थे तो तुम गलत हो। नारुतो तुम्हें होकागे बनना है, इस बात को भूल मत जाना। फिर नारुतो कहता है तुम तो जानते ही हो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, यही है मेरा निंजा वे। तो शिकामारू कहता है तुम्हारा मतलब हमारा निंजा वे। ये कहकर शिकामारू अपने मिशन के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं शिकामारू की टीम साई को ढूंढने के लिए पहुंच चुकी होती है। तभी शिकामारू कहता है विलेज में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, हम इसको पार किए बिना विलेज में नहीं जा सकते हैं। फिर सोकू कहती है क्या हमें ये कपड़े पहनना जरूरी है? तो शिकामारू कहता है हम लोग वहाँ पर कोयला बेचने वाले बनकर जा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो बताओ मुझे। तभी हम देखते हैं कोई उन पर नजर रखे हुए था, तो सोकू उनमें से एक को मार देती है। फिर सोकू उनके पीछे जाने लगती है। तो शिकामारू कहता है जब तक मैं कोई ऑर्डर ना दूं तुम कुछ नहीं करोगी। तभी सोकू उस पर अटैक करके उसे मार देती है और उनका कोयले का ठेला भी टूट जाता है। फिर शिकामारू एक होटल में जाता है और वहाँ के वेटर से पूछता है मैंने सुना है विलेज टोबारी में जाने का रास्ता यहीं से है, क्या तुम्हें पता है? तो वेटर कहता है मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है अजनबी। तभी शिकामारू देखता है वहाँ पर एक ट्रैवलर बैठा हुआ चेस खेल रहा था, तो शिकामारू भी उसके साथ खेलने लगता है। फिर शिकामारू कहता है क्या आप अकेले ही ट्रैवल करते हो? फिर वो ट्रैवलर बताता है मैं विलेज ऑफ टोबारी में एक शिनोबी को हायर करने के लिए आया था, लेकिन वो लोग अभी मेरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। फिर शिकामारू कहता है अच्छा विलेज ऑफ टोबारी, मुझे भी वहाँ पर कुछ काम था। तो ट्रैवलर कहता है उस विलेज के अंदर जाने में बहुत परेशानी होती है, बस तुम्हारे पास ये परमिट होना चाहिए। फिर शिकामारू पूछता है लेकिन आपने एक शिनोबी को हायर करने के लिए लैंड ऑफ साइलेंस को ही क्यों चुना? तो ट्रैवलर कहता है वो लोग बहुत कम पैसे लेते हैं और वैसे भी शिनोबी तो बस टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन्हें फेंक देते हैं। ये सुनकर सोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी शिकामारू उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है क्या तुम हमारे प्लान को बर्बाद करना चाहती हो? तो सोकू कहती है अगर हम उस जैसे को शिनोबी के बारे में कुछ भी बोलने देंगे तो वो हमेशा हमें नीचा दिखाते रहेंगे। फिर शिकामारू कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार डालो। तो सोकू कहती है मैं उसे मार नहीं रही थी, बस उसे एक झटका देने वाली थी। फिर सोकू वहाँ से चली जाती है। तो शिकामारू रो से पूछता है क्या ये हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती है? तो रो कहता है वो शांति से डरती है, उसे लगता है अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो शिनोबी खत्म हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं उस होटल में विलेज के शिनोबी आ जाते हैं और वो सभी को चेक करने लगते हैं। शिकामारू और उसकी टीम वहाँ पर फंस चुकी होती है, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो बच्चा कहता है मेरा नाम है कोमोरी, मुझे उन लोगों से नफरत है इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। फिर सोकू अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। तो शिकामारू कहता है तुम कहाँ जा रही हो? हमें इंतजार करना चाहिए जब तक हमें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। फिर सोकू कहती है शायद अगर मैं लैंड ऑफ साइलेंस में होती तो मैं ज्यादा आजाद होती। फिर शिकामारू कहता है कहीं तुम्हारे दिमाग में विलेज को छोड़ने का ख्याल तो नहीं आ रहा है? तुम जानती हो ना शिनोबी नियम के अनुसार भगोड़े निंजा को दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढकर सजा दी जाती है। फिर सोकू कहती है तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर शिकामारू रो से कहता है अगर सोकू सच में विलेज को छोड़ने का सोच रही है तो तुम्हें उसे शांत करना होगा, क्या तुम ये कर पाओगे? तो रो कहता है विलेज को त्यागना एक अपराध है, अगर सोकू ऐसा करती है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उन दोनों की बातें सोकू सुन लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो बच्चा कहता है सोकू मुझे विलेज में जाने का एक रास्ता पता है, मैं तुम्हें लैंड ऑफ साइलेंस में पहुँचा दूंगा, वो भी बिना किसी की नजर में आए। फिर वो बच्चा उसे रास्ता बता देता है और सोकू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शिकामारू उस बच्चे से सोकू के बारे में पूछता है और वो कहता है कहीं सोकू चेक पॉइंट की तरफ तो नहीं गई, कहीं उसने हमें छोड़ तो नहीं दिया। फिर रो कहता है सोकू कभी ऐसा नहीं करेगी। तो शिकामारू कहता है अगर हमें सच्चाई का पता करना है तो सोकू से ही पूछना पड़ेगा, चलो
चलो उसे ढूंढते हैं। उधर सोकू चेक पॉइंट पर पहुंच चुकी होती है और वो कहती है मैंने अपने विलेज को त्याग दिया है और मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। उधर रो और शिकामारू उसे ढूंढते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी दो शिनोबी उनका रास्ता रोक लेते हैं। वहीं सोकू पर एक निंजा अटैक करता है तो वो उसकी टांग पर अपने चाकरा निडल से अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। सभी को उसकी टेक्निक बहुत पसंद आती है, लेकिन एक निंजा कहता है कुछ देर पहले मेरे 2 आदमी इसी टेक्निक से मारे गए थे, क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? तभी वहाँ पर कोमोरी आ जाता है और वो कहता है कैप्टन मैं इसे जानता हूँ, ये भरोसे के लायक है, इसने अभी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा किया और यहाँ पर आ गई। तभी वहाँ पर रो और शिकामारू भी आ जाते हैं तो उनका कैप्टन कहता है यही तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। फिर सोकू शिकामारू पर अटैक करने लगती है और शिकामारू उसे अपनी शैडो से पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी रो उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है लॉर्ड शिकामारू सोकू के पास अपनी वजह होगी ये सब करने के लिए, आप कोई गलत कदम मत उठाना। फिर शिकामारू कहता है इसका मतलब तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। फिर शिकामारू रो को अपनी शैडो से बांध लेता है और इसी का फायदा उठाकर सोकू उसे मार देती है, जिसके बाद सोकू रो को भी मार देती है। फिर उनका एक आदमी कहता है मुझे कोई चाकरा सेंस नहीं हो रहा, ये दोनों मर चुके हैं, और वो सोकू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोमोरी उसे लेकर जा रहा होता है और वो कहता है तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे लेकिन वो तुम्हें जल्दी ही छोड़ देंगे। तभी सोकू उस पर अटैक कर देती है और वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम कुछ देर सोते रहो। उधर हम रो और शिकामारू को देखते हैं, तभी उन दोनों को होश आता है। फिर रो कहता है हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, मैंने अपना चाकरा सेंस करने की एबिलिटी से पहले ही पता कर लिया था कि वो बच्चा एक शिनोबी है। तभी वहाँ पर सोकू आ जाती है और वो कहती है मैंने दरवाजा खुला रखा है, अगर हम अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं शिकामारू को आसुमा की मौत के बारे में डरावने सपने आ रहे होते हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है तो रो उससे पूछता है आप ठीक तो हो लॉर्ड शिकामारू? तो शिकामारू कहता है मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं। फिर रो कहता है कहीं ये आपकी पुरानी यादें तो नहीं जिन्हें आप भूलना चाहते हो? तो शिकामारू कहता है इसका मतलब तुम्हें भी वो सपने आ रहे हैं, और क्या तुमने ध्यान दिया जब से हम यहाँ पर आए हैं यहाँ कोई हवा ही नहीं है। उधर सोकू मरने का नाटक कर रही होती है और वो लोग उसे दूसरे मरे हुए लोगों के साथ रख देते हैं। वहीं शिकामारू रो को एक किताब देता है जिसमें गेंगो के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन रो देखता है वो किताब तो खाली थी, बस उसमें एक तस्वीर होती है। तो शिकामारू कहता है आनबू ने गेंगो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और इस चक्कर में 10 शिनोबी की जान भी चली गई। फिर शिकामारू उस किताब को आग में डाल देता है। तभी वहाँ पर सोकू आ जाती है तो शिकामारू कहता है अब तुम मर चुकी हो, अब तुम्हें उनके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, और क्या तुम्हें गेंगो के बारे में कुछ पता चला? फिर सोकू कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और कैसल में भी कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस मुझे उस कैसल का नाम पता चला जो है फूसू कैसल। फिर वो तीनों एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें एक शिनोबी दिखाई देता है। तो शिकामारू कहता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर रो बताता है ये तो मिनोइची है, ये पहले आनबू में काम करता था। फिर शिकामारू कहता है मैंने सुना था ये मर चुका है। फिर जैसे ही मिनोइची अकेले में जाता है वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और शिकामारू कहता है तुमने अपने सभी साथियों को मारा और तुम भागकर यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम शिनोबी लॉ से नहीं बच पाओगे। फिर मिनोइची कहता है अब मैं कोई शिनोबी नहीं रहा, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी। तो शिकामारू कहता है अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे गेंगो के बारे में सब कुछ बताओ। तभी शिकामारू उसका गला दबाने लग जाता है। मिनोइची मरने ही वाला होता है लेकिन रो शिकामारू को रोक लेता है। फिर मिनोइची कहता है ये नेशन इसे हम चलाते हैं रेवोल्यूशनरी, इस भूमि को फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर शिनोबी के लिए एक आदर्श सोसाइटी बनाना चाहते हैं। फिर रो उससे साई के बारे में पूछने लगता है तो मिनोइची रो को पहचान लेता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर मिनोइची कहता है तुम जैसे कायर को तो समझ आ ही जाना चाहिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो शिकामारू कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर मिनोइची कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम्हें सच में नहीं पता है इसने क्या किया है? फिर मिनोइची हंसने लग जाता है और तभी सोकू उसे बेहोश कर देती है। फिर रो शिकामारू को अपनी कहानी बताने लगता है और वो कहता है जब मैं एक गैनिन था तो मेरी टीम पर दुश्मन ने अटैक कर दिया, मेरे सभी साथी मारे गए, सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। तो मैंने खुद को अपने साथियों की लाशों के नीचे दबा लिया और अपने चाकरा को भी सप्रेस कर लिया। मैं वहाँ पर बहुत दिनों तक मरने का नाटक करता रहा। फिर
फिर मुझे आनवू द्वारा बचा लिया गया और मैंने इस जुत्सु को मास्टर कर लिया। लेकिन ये जुत्सु मेरे लिए एक श्राप है जो मैंने अपने साथियों की लाशों से प्राप्त किया है। फिर हम देखते हैं सभी रिवोल्यूशनरी एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और वो तीनों भी उनमें शामिल हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है वहाँ पर गैंगो आने वाला है तो वो उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी उनके सामने गैंगो आता है और वो कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारी क्रांति का दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन आज रात मेरे पास आप सबके लिए कुछ खास है। ये वो है जो हमारी क्रांति के बीच बाधा बन रहा था, तो आप लोग बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फिर हमें पता चलता है वो साय होता है। फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, उसे मार डालो। उधर रो और शिकामारू पेपर बॉम्ब्स लगा रहे थे उन सबका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन तभी रो को दोबारा से सपने आने लगते हैं तो शिकामारू उसे जगाता है और वो कहता है, मैं साय को बचाने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचूं तुम इन्हें ब्लास्ट कर देना। फिर शिकामारू साय को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे भी वही सपने आने लगते हैं। तो शिकामारू समझ जाता है गैंगो सभी को भटकाने के लिए कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। फिर शिकामारू वहाँ पर पहुँच जाता है और तभी रो ब्लास्ट कर देता है। सभी शिनोबी गैंगो को बचाने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर शिकामारू साय को खोल देता है। लेकिन हम देखते हैं साय शिकामारू पर ही अटैक करने लगता है। फिर शिकामारू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो साय, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ। तो साय कहता है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं और बहुत जल्द तुम भी समझ जाओगे। फिर शिकामारू कहता है, गैंगो क्या ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। और वो सोकू को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने सोकू और रो को भी पकड़ लिया होता है। फिर साय शिकामारू को बांध लेता है और गैंगो उस पर भी जादू करने लगता है। हम देखते हैं शिकामारू को जेल में डाल दिया होता है और वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने दिमाग में ही चेस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर साय उसके लिए खाना लेकर आता है और वो कहता है, तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अब तक हार मान लेनी चाहिए थी। तो शिकामारू कहता है, मैं सोगी खेल रहा था, तुम्हें सोगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और क्या तुम मुझे मेरा लाइटर वापस कर सकते हो। फिर साय कहता है, अगर तुम गैंगो के प्लान में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें तुम्हारा लाइटर मिल जाएगा। फिर शिकामारू कहता है, तुम एक ऐसे इंसान को फॉलो क्यों करना चाहते हो। तो साय कहता है, शायद मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ मुझे होना चाहिए। फिर साय वहाँ से जाने लगता है तो शिकामारू कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं गैंगो का जुत्सु हटाने का तरीका ढूंढ लूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। फिर रात हो जाती है, शिकामारू अभी भी चेस खेल रहा होता है और तभी उसके पास वाली जेल में रो को लेकर आते हैं। फिर शिकामारू कहता है, तुम ठीक तो हो, और सोकू कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ। वहीं हम सोकू को देखते हैं, तभी गैंगो वहाँ पर आकर उसका माइंड वॉश करने लगता है और वो कहता है, आखिर तुम उन लोगों के लिए वफादार क्यों हो जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, अब डरो मत और अपने पीछे देखो। फिर सोकू पीछे पलटती है और वो देखती है वहाँ पर एक और सोकू खड़ी हुई थी। फिर शिकामारू को गैंगो के सामने लाया जाता है तो शिकामारू कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता है तुम अपने शब्दों से मुझे फंसाने की कोशिश करोगे। फिर गैंगो कहता है, तुम तो अपने फादर के जैसे दिखने लगे हो, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया और तुम्हारे परिवार और दोस्तों के बारे में पता किया और मुझे ये भी पता चला कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे। आखिर तुम लोग हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हो, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शिकामारू कहता है, तुम सभी रोग निंजा को इकट्ठा कर रहे हो, क्या तुम वॉर शुरू करना चाहते हो। तो गैंगो कहता है, मैं उन्हें इकट्ठा नहीं कर रहा, वो खुद ही मेरे पास आते हैं। इस शांति की वजह से शिनोबी फ्यूडल लॉर्ड्स और अमीर लोगों के पालतू कुत्ते बनकर रह गए हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं ताकि वो असली शिनोबी बन सकें। फिर गैंगो शिकामारू को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। फिर गैंगो कहता है, हम इस भूमि पर फसल नहीं उगा सकते और इसीलिए यहाँ के लोगों को बहुत कम खाने को मिलता है। अगर हमारे पास कुछ बेचने के लिए होता तो यहाँ के लोगों को जीने की एक वजह मिल जाती, इसीलिए हम इस फूल को उगा रहे हैं। तुमने इन्हें जंगलों में देखा ही होगा, लेकिन ये सब बेकार है क्योंकि ये फूल इस विलेज से बाहर ले जाते ही मुरझा जाता है। तुमने शिनोबी बनना क्यों चुना, क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तुम हर रोज घर लौटने से पहले ट्रेनिंग करते हो ताकि तुम अपने स्किल्स का यूज करके दुश्मनों को हरा सको और जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन्हें बचा सको। एक शिनोबी ऐसे ही जीता है। तभी शिकामारू को चक्कर आने लगते हैं तो वो गैंगो के गार्ड में से एक की तलवार छीन लेता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर गैंगो कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है शिकामारू, बस अपना हथियार नीचे कर लो। और वो शिकामारू को फूल सुंघाने की कोशिश करता है तो शिकामारू कहता है, अच्छा तो अब मैं समझ
समझा। इन फूलों की खुशबू से लोगों को अपना अतीत याद आने लगता है और वो उन फूलों को काट देता है। फिर शिकामारू कहता है मेरे साथी कहाँ हैं? और तभी वो देखता है जो 2 गार्ड उसे पकड़ कर लाए थे वही रो और सोकू होते हैं। तभी सोकू शिकामारू पर अटैक करती है लेकिन शिकामारू वहाँ से भाग जाता है और सभी शिनोबी शिकामारू को पूरे कैसल में ढूंढने लगते हैं। लेकिन शिकामारू गेंगो के पास पहुँच जाता है तो रो और सोकू उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी शिकामारू सोकू से अपने कानों पर अटैक करवा लेता है ताकि वो गेंगो की आवाज को ना सुन पाए। फिर शिकामारू गेंगो पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पर साय आकर शिकामारू को नीचे गिरा देता है। फिर गेंगो वहाँ से चला जाता है और वो तीनों शिकामारू पर अटैक करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं सोकू का अटैक शिकामारू को लग जाता है। शिकामारू जमीन पर पड़ा हुआ था और तभी उसे बचाने के लिए इनो, चोजी और तिमारी आ जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है तुम तीनों इन लोगों को संभालो, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। जिसके बाद शिकामारू गेंगो के पीछे चला जाता है। शिकामारू गेंगो के पीछे जा रहा होता है। उधर साय कहता है तो शिकामारू अपने साथ इतने सारे साथियों को लाया है, मैं एक कायर से यही उम्मीद कर सकता हूँ। फिर तिमारी कहती है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी है, हम यहाँ पर अपनी इच्छा से आए हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। तिमारी गारा से कह रही होती है मुझे लगता है शिकामारू हम लोगों से कुछ छिपा रहा है। तो गारा कहता है उसका इस तरह अकेले निर्णय लेना गंभीर हो सकता है, तुम्हें जितने शिनोबी की जरूरत है ले जाओ और इस बात का पता लगाओ। फिर तिमारी कहती है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो, क्योंकि शिकामारू एक हिडन लीफ शिनोबी है। तो गारा कहता है वो समय अब खत्म हो चुका है जब हम आपस में लड़ा करते थे, मुझे पूरा विश्वास है होकागे हमें सब कुछ बताएंगे। फिर प्रेजेंट में चोजी कहता है जैसे ही हमने सुना शिकामारू खतरे में है हम लोग तुरंत यहाँ पर आ गए। फिर वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। इनो साय से लड़ती है, चोजी रो से लड़ता है और तिमारी सोकू से लड़ रही होती है। तभी चोजी अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके रो को एक पंच मारता है और रो अपने चाकरा को सप्रेस करके मरने की एक्टिंग करने लगता है। चोजी सोच रहा होता है उसने रो को मार दिया है और जैसे ही वो उसके पास जाता है रो उसको पकड़ लेता है, लेकिन चोजी उसे उठाकर पटक देता है और वो उसके दोबारा से एक पंच मारता है जिसकी वजह से रो गेंगो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वहीं तिमारी भी सोकू पर अटैक करती है और वो भी गेंगो के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। तभी इनो साय पर अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग में घुस जाती है। उधर हम देखते हैं गेंगो शिकामारू को एक कमरे में फंसा देता है और वो उसका माइंड वॉश करने लगता है। वहीं इनो साय के दिमाग में घुस चुकी होती है तो साय कहता है तुम कौन हो? फिर इनो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ साय। तो साय कहता है ये सच नहीं हो सकता, मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर इनो कहती है ऐसा नहीं है साय, ये सब गेंगो ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। फिर साय उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलता है लेकिन इनो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर इनो कहती है मेरे साथ चलो साय, हम दोनों वापस जाएंगे, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर साय भी ठीक हो जाता है और वो पूछता है शिकामारू कहाँ पर है? तो इनो उसे बताती है वो तो गेंगो के पीछे गया है। तो साय कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे उसे बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकता है। उधर गेंगो शिकामारू से कहता है चलो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मैं यहाँ पर छिपकर बैठा हूँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को सभी हिडन विलेजेस में भेजा हुआ है। फिर शिकामारू कहता है 5 ग्रेट नेशन अंधे नहीं है, तुम्हारे सभी लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। तो गेंगो कहता है तुम्हें लग रहा होगा मैंने उन्हें नागरिक बनाकर भेजा है लेकिन मेरे एक इशारे पर वो कुछ ऐसा करेंगे जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे। फिर शिकामारू कहता है अब तुम मुझे अपनी ट्रिक से बेवकूफ नहीं बना पाओगे, तुम अपने चाकरा को अपने आवाज में मिलाते हो और लोगों का ध्यान भटकाते हो। फिर शिकामारू गेंगो को मारने के बारे में सोचने लगता है और तभी उसके पीछे उसकी एक परछाई बनने लगती है जो शिकामारू को गेंगो को मारने के लिए बोल रही थी। फिर शिकामारू अपनी आंखें बंद करता है और उसके सपने में नारुतो आता है जो उससे कहता है रामेन। तो शिकामारू कहता है आखिर ये क्या बकवास है? फिर शिकामारू मुस्कुराने लगता है और वो अपनी परछाई से कहता है मुझे पता है तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो लेकिन सारी जिम्मेदारी खुद उठाना जरूरी नहीं है। फिर शिकामारू की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। तो गेंगो कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरे जुत्सु ने तुम पर असर क्यों नहीं किया? फिर शिकामारू कहता है तुमने मुझे बताया था तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आए थे लेकिन अब तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुमने उन्हें मारकर इस कैसल में गाड़ दिया होगा, तुम दूसरों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हो और इसीलिए तुम अकेले हो। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो मिलकर गेंगो की चटनी बना देते हैं। फिर सोकू गेंगो की जीभ ही काट देती है जिसके
बाद हिडन लीफ वाले सभी रिवॉल्यूशनरी को पकड़ लेते हैं। फिर शिकामारू जाता है तिमारी के पास और वो उससे बातें करने लगता है। तो इनो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से उसे डेट के बारे में पूछो। फिर शिकामारू तिमारी से कहता है क्या हम किसी दिन कभी खाने पर चलें? तो तिमारी उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कोनाहामारू सभी का मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्योंकि नारुतो और हिनाटा की शादी हो रही थी तो सभी उन्हें बधाई दे रहे होते हैं। नारुतो के सभी दोस्तों का मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद कोनाहामारू इरुका सेंसे के पास जाता है, लेकिन वो कहते हैं अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, क्या हम बाद में ये सब करें? फिर हम देखते हैं एक बुढ़ऊ इरुका सेंसे को ढूंढते हुए उनके पास आता है और वो इरुका को वाइस प्रिंसिपल बनाने के बारे में उनसे बात करता है। उधर हम ककाशी को देखते हैं जो थोड़े उदास लग रहे थे। तभी वहाँ पर शिजुने आती है और वो कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है लॉर्ड ककाशी? तो ककाशी कहते हैं नारुतो और हिनाटा की शादी की तारीख फिक्स हो चुकी है और मैं चाहता हूँ सभी लोग उसे अटेंड करें। तो शिजुने कहती है अच्छा अब मैं समझी, अगर सभी लोग शादी में आएंगे तो मिशंस पर कौन जाएगा? फिर ककाशी कहते हैं और नारुतो के सभी क्लोज फ्रेंड्स जोनिन बन चुके हैं, अगर वो मिशंस पर नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है। फिर शिजुने कहती है अब मुझे याद आया, लेडी सुनाडे ने ऐसी इमरजेंसी के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। जिसके बाद शिजुने उस रूल को पढ़ने लगती है और उसमें लिखा था जब शिनोबी की आपस में शादी होगी तो जो लोग उन्हें गिफ्ट देंगे तो उन सभी गिफ्ट के अनुसार देखा जाएगा कौन शादी में आना चाहिए और कौन नहीं। फिर ककाशी कहते हैं ये किस तरह का नियम है, ये तो किसी तरह का जोक लग रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इतिहास का सबसे बेकार होकागे कहलाऊंगा। उधर कोनाहामारू इबिसु और इरुका रामेन खाने के लिए गए होते हैं और इरुका सभी को अपने प्रमोशन के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन इरुका कहते हैं मैं जानता हूँ मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा एक हिस्सा चाहता है मैं बच्चों को इसी तरह पढ़ाता रहूं। फिर वो सभी इरुका को समझाने लगते हैं और कुछ देर बाद इरुका एग्जाम देने के लिए मान जाते हैं। उधर हम देखते हैं कुछ शरारती बच्चे होकागे के ऑफिस में जा रहे थे क्योंकि उन्हें नारुतो जैसा बनना था, लेकिन उनमें से दो पहले ही डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं ककाशी सेंसे रामेन खा रहे होते हैं, तभी शिजुने आकर उनसे कहती है लॉर्ड ककाशी एक बुरी खबर है, बुक ऑफ सील किसी ने चुरा ली है। उधर इरुका को भी इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी से उन दोनों बच्चों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मुझे पता है वो बुक सुकुने ने चुराई है, तो जल्दी मुझे बताओ वो कहाँ पर है। फिर वो दोनों बच्चे कहते हैं हमने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। वहीं हम सुकुने को देखते हैं जो उस स्क्रोल को चुरा लाया था और वो कहता है ये तो बहुत ही आसान था, अब मैं इसका इस्तेमाल करके उन पत्थरों पर बने चेहरों को बेकार कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आ जाते हैं तो सुकुने कहता है अब आप यही बोलने वाले हो ना, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे। तो इरुका कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स की तुलना उससे करता रहा जो अतीत में मेरा स्टूडेंट हुआ करता था और इसकी वजह से मैं तुम लोगों की काबिलियत को नहीं पहचान पाया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ तुम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि मैं तुम पर भी ध्यान दूं। मैं एक बेवकूफ हूँ सुकुने, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर सुकुने कहता है तो क्या आप मानते हो कि वो सच है जब आपने कहा था कोई भी नारुतो की तरह हीरो बन सकता है? फिर इरुका कहते हैं हाँ वो बिल्कुल सच था। जिसके बाद इरुका सुकुने से वो स्क्रोल लेकर ककाशी को वापस कर देते हैं और इरुका कहते हैं मेरे स्टूडेंट ने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ कर देना और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर ककाशी कहते हैं क्या तुम इसे एक बार खोलकर पढ़ सकते हो? तो इरुका उसे पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता चलता है वो स्क्रोल तो नकली होता है। तो ककाशी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इसे दोबारा से इतनी आसानी से चोरी होने देता? फिर ककाशी इरुका को बताते हैं तुम्हारा एग्जाम नारुतो की वेडिंग के दिन होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं एग्जाम की डेट को बदलवा सकता हूँ। फिर इरुका कहते हैं मैंने तय किया है मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं बहक गया था, मैंने सोचा था मैं नारुतो की शादी में वाइस प्रिंसिपल बनकर जाऊंगा और मैं अपने दूसरे सभी स्टूडेंट्स के बारे में भूल गया, मैं एक शिक्षक के रूप में असफल रहा हूँ तो नारुतो के साथ सेलिब्रेट करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं पहले अपने मौजूदा स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं नारुतो को अच्छे से बधाई दे पाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ककाशी सभी शिनोबी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं मैं तुम सभी को एक सीक्रेट मिशन दे रहा हूँ, तुम सभी लोगों को नारुतो और हिनाटा की शादी के लिए एक गिफ्ट लाना है। फिर इरुका ककाशी से पूछते हैं आखिर ये सब क्या है? तो ककाशी कहते हैं हम सभी के गिफ्ट को रैंक करेंगे और उसके अनुसार हम तय करेंगे कौन
शादी में आएगा और कौन नहीं। फिर इरुका कहते हैं लेकिन ये तो उनकी दोस्ती की कीमत लगाने जैसा है। तो ककाशी कहते हैं और इसके बाद मैं बन जाऊंगा इतिहास का सबसे बेकार होकागे। नारुतो के सभी दोस्त ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि नारुतो की शादी पर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो सभी नारुतो और हिनाटा के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं ली जाता है रामेन की दुकान पर और वो कहता है मुझे वो वाले रामेन खाने हैं जो नारुतो हमेशा ऑर्डर करता है। फिर अयामे कहती है ये तो बहुत आसान है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ली कहता है मुझे नारुतो के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ढूंढना है तो पहले मुझे उसकी भावनाओं को समझना होगा। फिर ली वो रामेन खा लेता है और उसे रामेन बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं लेकिन वो नारुतो की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। तभी उसका ध्यान इरुका सेंसे की तरफ जाता है और वो उनसे कहता है आप तो अकेडमी में नारुतो के टीचर थे ना, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा तो जल्दी से बताओ मुझे। फिर इरुका कहते हैं मैं बहुत समय पहले उसका टीचर हुआ करता था और अब तो नारुतो बहुत फेमस हो गया है, मैं उससे मिल भी नहीं पाता हूँ। ये सुनकर ली थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और नारुतो के लिए गिफ्ट ढूंढने निकल जाता है। ली चारों तरफ नारुतो के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक डंबल की शॉप दिखाई देती है। तो ली नारुतो को डंबल देने के बारे में सोचने लगता है लेकिन ये आइडिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर ली मदद के लिए टेन के पास जाता है लेकिन टेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो दोनों साथ मिलकर गिफ्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दुकान पर भी जाते हैं लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर ली सो रहा होता है तभी उसके सपने में नेजी आता है। तो ली कहता है नेजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर नेजी कहता है कुछ मत बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनना, धैर्य की जगह शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करो और हाँ योगा को मत भूलना। फिर नेजी वहाँ से गायब हो जाता है। तो ली कहता है मैंने सोचा तुम यहाँ पर मुझे वेडिंग गिफ्ट के बारे में कुछ बताने आए हो नेजी। अगली सुबह हम देखते हैं इरुका अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक बच्चा उनकी वीडियो खराब कर रहा था। फिर कोनोहामारू उनका मैसेज रिकॉर्ड करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। तो इरुका पूछते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया। फिर ली बताता है वो नारुतो के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ढूंढ पाया है और वो नेजी के सपने के बारे में भी बताता है। फिर इरुका कहते हैं मुझे पता है तुम लोगों को ये काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नारुतो को तुम्हारे जैसे दोस्त मिले हैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने नारुतो के दोस्तों से कभी इस तरह बात नहीं की लेकिन उसकी वेडिंग की वजह से मुझे ये मौका भी मिल गया जिसकी वजह से मैं नारुतो के दूसरे हिस्से को देख पाया जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। मैं तुम्हारी गिफ्ट ढूंढने में तो मदद नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है तुम नारुतो को जो भी दोगे उसे अच्छा ही लगेगा। फिर ली गाय सेंसे के पास जाता है और वो उनसे पूछता है मुझे नारुतो की वेडिंग के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो गाय कहते हैं चलो दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। फिर गाय उन्हें एक जगह पर लेकर जाते हैं और वो कहते हैं हमारा गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारी छाप छोड़ जाए और उन्हें लगना चाहिए हमने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की है, इसीलिए हम उन्हें एक बॉडी सूट गिफ्ट करेंगे। ली को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है लेकिन टेन इसके लिए मना कर देती है। फिर गाय कहते हैं हमें कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो दूल्हा और दुल्हन दोनों को पसंद आए। तो फिर ठीक है ली, मैं बनूंगा दूल्हा और तुम बनोगे दुल्हन, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो दूल्हा दुल्हन बनकर घर घर खेलने लगते हैं और टेन को बेबी बना देते हैं लेकिन उनका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी ली को नेजी की याद आती है और वो कहता है अब मैं समझ गया, नेजी ने जो कहा था वो मेरे लिए नहीं वो हिनाटा के लिए था। शारीरिक शक्ति अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना और शॉपिंग करना। फिर गाय कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं समझ गया उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, हम लोग उन्हें देंगे डम्बल्स। जिसके बाद वो दोनों डम्बल लेने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तो टेन कहती है ठीक है फिर मैं उन्हें एक कुनाई गिफ्ट करूंगी। वहीं हम इरुका को देखते हैं जो कोनोहामारू से कह रहे थे हमने जो मैसेज रिकॉर्ड किया था क्या हम उसे दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं नारुतो के बारे में और जानना चाहता हूँ और उसे एक उचित संदेश देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो नारुतो का फेवरेट रामेन ऑर्डर करते हैं। शिकामारू और चोजी जाते हैं इनो के पास। तो इनो कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शिकामारू कहता है तुम्हें याद नहीं ककाशी ने हमसे क्या कहा था, हम तीनों को वेडिंग गिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। फिर इनो कहती है मैंने तो उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट ढूंढ भी लिया है और मैं उसे लेने जा रही हूँ। तो शिकामारू कहता है चलो हम तीनों साथ में चलते हैं, लेकिन इनो मना कर देती है। जिसके बाद वो दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर शिकामारू कहता है इनो हमारी कोई मदद नहीं करने वाली है, इस तरह तो सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे
जो समय पर गिफ्ट ना ढूंढ पाए हों। फिर चोजी कहता है हम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब, मैं तो पहले ही गिफ्ट ढूंढ चुका हूँ। तभी वो शिकामारू को एक रेस्टोरेंट का टिकट दिखाता है और वो कोई ऐसा वैसा रेस्टोरेंट नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ VIP लोग ही जाते हैं। फिर शिकामारू सोचने लगता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, चोजी ने उनके लिए इतना अच्छा गिफ्ट कैसे ढूंढ लिया। कुछ देर सोचने के बाद शिकामारू नारुतो और हिनाटा को हनीमून गिफ्ट करने का डिसाइड करता है। फिर शिकामारू कहता है मैं उनके लिए एक अच्छी जगह डिसाइड करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे वहाँ पर जाकर चेक भी करना होगा। काश इनो यहाँ पर होती तो मैं उसे अपने साथ ले जाता। तभी उन्हें रास्ते में तिमारी मिल जाती है तो चोजी कहता है तुम इसी से क्यों नहीं पूछ लेते। फिर शिकामारू उससे पूछता है अगर तुम्हें हनीमून पर जाना हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। ये सुनकर तिमारी शर्मा जाती है और वो उल्टा सीधा सोचने लगती है। फिर तिमारी कहती है मुझे लगता है एक हॉट स्प्रिंग अच्छी जगह रहेगी। तभी चोजी कहता है तो तुम दोनों वहाँ पर जाकर क्यों नहीं देखते, मुझे कुछ मीठा खाने के लिए जाना है। फिर चोजी वहाँ से भाग जाता है तो तिमारी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। तिमारी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है तो शिकामारू उसे गेम खिलाने लगता है। वहीं हम इनो को देखते हैं जो एक फोटो फ्रेम लेने के लिए गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साकुरा भी उसी फोटो फ्रेम को लेने के लिए आ जाती है। फिर इनो कहती है कहीं तुम नारुतो और हिनाटा को ये गिफ्ट तो नहीं देने वाली हो, आखिर तुम उन्हें इतना बेकार गिफ्ट कैसे दे सकती हो। साकुरा इनो की चाल समझ जाती है और वो कहती है मुझे लगता है तुम इस गिफ्ट को लेने वाली थी, तुम कितनी मूर्ख हो। फिर वो दोनों लड़ने लग जाती हैं और दुकान वाला उन दोनों को ही वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो दोनों फिर भी लड़े जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर चोजी आता है और वो कहता है तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रही हो, चलो एक कुकिंग कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कौन बेस्ट है। फिर वो दोनों चैलेंज शुरू करती हैं, जो भी सबसे ज्यादा टेस्टी फूड पिल्स बनाएगा वो जीत जाएगा और वो दोनों चोजी को जज बनाते हैं। फिर दोनों कुकिंग स्टार्ट कर देती हैं, दोनों ही अपने अपने जुत्सु की मदद से पिल्स को बना रही होती हैं और वो कुछ ही देर में फूड पिल्स बनाकर तैयार कर देती हैं। जिसके बाद चोजी उन फूड पिल्स को खाने लगता है और वो पिल्स उसे बहुत ही पसंद आती हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि किसकी फूड पिल्स ज्यादा टेस्टी हैं, लेकिन तभी चोजी को कुछ होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। चोजी को अजीब अजीब से सपने दिखने लगते हैं जिसमें उसके सभी दोस्त मोटे हो चुके थे। फिर इनो और साकुरा एक दूसरे की फूड पिल्स खाने लगती हैं, ये देखने के लिए कहीं उन्होंने उसमें जहर तो नहीं मिलाया था, लेकिन वो पिल्स उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं और वो एक दूसरे की तारीफ करने लगती हैं। तभी चोजी भी ठीक हो जाता है और वो बताता है आज उसने कुछ ज्यादा ही शुगर खा ली थी इसीलिए ऐसा हुआ। जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो डिसाइड करती हैं हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छा सा गिफ्ट ढूंढेंगे। वहीं शिकामारू एक जगह पर जाता है और वो तिमारी को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन तिमारी कहती है मुझे लगा हम सिर्फ बाहर से देखने के लिए आए हैं और मैं इसके लिए अभी तैयार भी नहीं हूँ, और वो वहाँ से शर्माकर भागने लगती है। फिर शिकामारू तिमारी के पीछे जाता है और वो उसे नारुतो और हिनाटा के वेडिंग गिफ्ट के बारे में बताता है। ये सुनकर तिमारी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने पंखे से उड़ा देती है। गारा एक मीटिंग के लिए हिडन लीफ में आया होता है और तभी ककाशी उसके स्वागत के लिए आते हैं तो गारा कहता है देर से आने के लिए मुझे माफ करना, क्या दूसरे सभी कागे पहुंच चुके हैं। फिर ककाशी कहते हैं हाँ वो सब कुछ देर पहले ही आए हैं। उधर सभी कागे वहां पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन मिजुकागे खराब मौसम की वजह से थोड़ी देर से आने वाली थी। फिर ककाशी कहते हैं जब तक आप लोग यहाँ पर हो एंजॉय करो, मैं आपकी देखभाल के लिए कुछ हिडन लीफ शिनोबी को बुलवाता हूँ। फिर गारा को पता चलता है सुचिकागे और रायकागे नारुतो के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो गारा भी नारुतो को गिफ्ट देने के बारे में सोचने लगता है। फिर कानकुरो कहता है अगर गिफ्ट कासेकागे की तरफ से है तो कुछ महंगा होना चाहिए। वो तीनों ये सब डिसाइड कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो कहता है जब तक मिजुकागे यहाँ पर मीटिंग के लिए नहीं पहुँचती है हम दोनों आपको विलेज घुमाएंगे। फिर ली गारा से पूछता है सबसे पहले तुम कहाँ पर जाओगे, तो गारा कहता है मुझे जानना है नारुतो को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फिर ली कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो सभी जाने लगते हैं, लेकिन तिमारी उनके साथ आने से मना कर देती है। फिर वो चारों रामेन की दुकान पर पहुँच जाते हैं। इरुका सेंसे
वहीं पर बैठे हुए थे। तो ली गारा को उनसे मिलवाता है। फिर इरुका कहते हैं आखिर लॉर्ड काजेकागे तुम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? तो टेन टेन कहती है हम दोनों को काजेकागे को विलेज घुमाने का मिशन मिला है। जिसके बाद इरुका वहाँ से चले जाते हैं और वो चारों नारुतो के फेवरेट रामेन खाते हैं। फिर ली गारा से पूछता है तो बताओ तुम्हें अब कहाँ पर जाना है? तभी वहाँ पर किलर बी आ जाता है और वो कहता है क्या तुम लोग पहचान सकते हो मैं कौन हूँ? तो ली कहता है तुम किलर बी हो ना, लॉर्ड रायकागे के बॉडीगार्ड। क्या तुम्हें कोई विलेज दिखाने के लिए नहीं लेकर गया? फिर किलर बी कहता है मुझे आजादी पसंद है और मैं अपने आप ही विलेज को देखना चाहता था। और तुम काजेकागे नारुतो को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हो ना, चलो दोनों मिलकर उसके लिए गिफ्ट ढूंढते हैं। जिसके बाद किलर बी बताने लगता है हिडन क्लाउड वाले नारुतो को क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो ये सुनकर कानकुरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हम हिडन सैंड वाले भी कम नहीं हैं, हम लोग रिसेप्शन हॉल को फूलों से भर देंगे और डिनर के लिए हम इस लैंड की सबसे बड़ी टूना फिश को लेकर आएंगे और सभी मेहमानों को देने के लिए मिठाई के डिब्बे भी लाएंगे। तो किलर बी कहता है ठीक है फिर, मैं तो भूल ही गया था, रायकागे नारुतो की शादी में डांस भी करेंगे। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और किलर बी वहाँ से चला जाता है। फिर कानकुरो और ली गारा से कहते हैं अगर तुम्हें रायकागे को हराना है तो तुम्हें भी डांस करना होगा गारा। उधर किलर बी सभी को चिल्ला चिल्ला कर रायकागे के डांस के बारे में बता रहा होता है और रायकागे को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं हम तिमारी को देखते हैं, तभी वहाँ पर शिकामारू आकर उसे सॉरी बोलता है। फिर तिमारी भी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो शिकामारू कहता है क्या तुम मेरे साथ खाने पर चलोगी? जिसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं। उधर काकाशी भी कागे के साथ डिनर कर रहे होते हैं। फिर हम गारा को देखते हैं जो डिनर करने के लिए रामेन की दुकान पर गया होता है। तो ट्यूची उससे कहते हैं लॉर्ड काजेकागे आप अभी तक वापस नहीं गए? फिर गारा कहता है मीटिंग में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक रात और रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आ जाते हैं और वो कहते हैं काजेकागे मैंने आपसे बोला था नारुतो को एक महंगा गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ कर देना। फिर गारा कहता है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो गया था लेकिन आपने सब कुछ साफ कर दिया। फिर इरुका कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो गारा कहता है मैं नारुतो को काजेकागे की तरफ से नहीं बल्कि उसके एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट दूंगा। फिर अगली सुबह गारा वहाँ से जाने लगता है। तो कानकुरो कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब हम गारा को डांस करते हुए नहीं देख पाएंगे। फिर तिमारी कहती है कोई बात नहीं, गारा अपनी दोस्त की शादी में तो नाच ही सकता है। सभी लोग नारुतो के लिए गिफ्ट ले रहे होते हैं और सीनो उन सभी पर अपने कीड़ों की मदद से नजर रखे हुए था। तभी वो देखता है कुछ बच्चे उसके कीड़ों को परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। फिर सीनो कीड़ों की मदद से उन बच्चों को अलग अलग शेप बनाकर दिखाने लगता है। तो सुकूने कहता है मुझे भी ये करके देखना है। फिर सीनो कहता है क्या तुम भी एक इंसेक्ट यूजर बनना चाहते हो? तो सुकूने कहता है नहीं, मैं तो एक होकागे बनना चाहता हूँ और नारुतो उजुमाकी को सरपास करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और कीबा जाता है सीनो के पास। फिर वो उसको बताता है सभी ने तो अपना गिफ्ट पहले ही ढूंढ लिया है। तो कीबा कहता है वो लोग इस मिशन को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं इस मिशन के लिए एकदम सीरियस हूँ क्योंकि ये टीम 8 का आखिरी मिशन होने वाला है। अगर हिनाटा की शादी हो गई तो मुझे नहीं लगता वो फिर हमारे साथ काम करेगी। उसकी बातें सुनकर सीनो भी एकदम सीरियस हो जाता है और वो दोनों कुरेनाई के पास जाते हैं। फिर वो उनसे नारुतो और हिनाटा के लिए गिफ्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तो कुरेनाई उन्हें सेंजू क्लैन की एक कहानी बताती है। जब सेंजू क्लैन जंगलों में रहा करते थे तो वो शादियों में हनी वाइन गिफ्ट किया करते थे। एक दिन उन्हें छत्ते में से अजीब सा लिक्विड मिला जिसकी मदद से उन्होंने वाइन बनाई जो कि बहुत रेयर थी। फिर सीनो कहता है हनी वाइन का इस्तेमाल मेडिसिन और कुकिंग में भी किया जा सकता है, ये हिनाटा के लिए एक अच्छा गिफ्ट रहेगा। फिर कीबा उनसे पूछता है आखिर ये वाइन मिलेगी कहाँ पर? तो कुरेनाई कहती है एक जगह है सोराकू जहाँ पर एक बी कीपर रहता है, वो हनी वाइन बनाता है। जिसके बाद वो दोनों अपने लास्ट मिशन पर निकल जाते हैं और उस शहर में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक निंजा कैट आती है और वो कहती है तुम लोगों का हेडबैंड देखकर तो तुम लीफ निंजा के शिनोबी लग रहे हो। फिर सीनो कहता है हम लोग यहाँ पर एक बी कीपर को ढूंढने के लिए आए हैं। तो वो निंजा कैट कहती है मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। फिर सीनो कहता है इसका मतलब तुम उस बी कीपर को जानती हो, हम तुम्हें पकड़कर सब कुछ उगलवा लेंगे। ये सुनकर वो बिल्ली वहाँ से भागने लगती है। तो शिकामारू और कीबा उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उस बिल्ली को बचा लेती है और वो कहती है आखिर तुम लोग हो
हो कौन और तुम मेरी मोमो का पीछा क्यों कर रहे हो? लड़की को देखकर कीबा उस पर लाइन मारने लगता है। फिर वो लड़की कहती है, मेरा नाम है टमाकी और तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर कीबा कहता है, हम लोग यहाँ पर एक बीकीपर को ढूंढ रहे हैं। तो टमाकी कहती है, मैं तुम लोगों को उसके पास लेकर जा सकती हूँ। जिसके बाद टमाकी उन दोनों को एक जंगल के सामने ले जाती है। तो उसकी बिल्ली कहती है, तुम दोनों उस बीकीपर को नहीं ढूंढ पाओगे, इस जंगल में तो बिल्लियां भी खो जाती हैं। लेकिन वो दोनों फिर भी उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं, तभी उसे एक मधुमक्खी आकर बताती है, घुसपैठ ये आ चुके हैं। उधर कीबा और सीनो अलग अलग हो चुके थे। फिर सीनो अपने कीड़ों से पूछता है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तभी कुछ कीड़े सीनो पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक कीड़ा सीनो को काट लेता है। फिर बीकीपर सीनो के सामने आ जाता है और वो कहता है, तुम हिडन लीफ के आबूरामे क्लैन से हो ना? तभी सीनो उसके पीछे से आता है और वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर बीकीपर कहता है, ठीक है मैं हार गया, तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन सीनो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी वाइन चाहिए। फिर वो सीनो को अपनी वाइन दे देता है। तो सीनो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन बीकीपर कहता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये जंगल एक तरह के बैरियर से घिरा हुआ है, तुम इस कभी ना खत्म होने वाले कोहरे में सिर्फ चलते जाओगे। ये जुत्सु ऐसे ही काम करता है। ये जुत्सु अपने शिकार के संदेह को लेकर उसे कोहरे में बदल देता है, जिसके बाद ये कोहरा और भी घना होता रहता है। लेकिन अगर किसी के मन में कोई संदेह ना हो तो ये जुत्सु उस पर काम नहीं करता है। वहीं हम कीबा को देखते हैं, जो उस जंगल से आसानी से बाहर निकल चुका था। फिर सीनो सोचता है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मुझे अपनी दोस्त की शादी में भी तो जाना है। वो अपने मन के सारे डाउट्स दूर कर लेता है और वाइन लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। कीबा बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो दोनों वाइन लेकर लीफ विलेज वापस आने लगते हैं। फिर सीनो कीबा से उस लड़की के बारे में पूछता है। तो कीबा कहता है, मैं बाद में उसे एक लेटर लिख दूंगा। ककाशी और शिजुने सभी के गिफ्ट्स देख रहे होते हैं। उन्हें सभी के वेडिंग गिफ्ट्स बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं ली और गाय सेंचे ने गिफ्ट में डंबल दिए हैं। ये देखकर उन दोनों का सारा मूड खराब हो जाता है। फिर ककाशी कहते हैं, और कोनाहामरू ने अभी तक वेडिंग वाला वीडियो भी नहीं बनाया है। तो शिजुने कहती है, चलो अच्छा ही हुआ, अब ये तीनों ही वेडिंग वाले दिन मिशन पर जाएंगे। फिर ककाशी कहते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद ककाशी कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में हिनाटा मिलती है। तो ककाशी कहते हैं, हिनाटा तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं और नारुतो कैसा है? फिर हिनाटा कहती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और नारुतो भी ठीक है। वैसे आप कहाँ जा रहे थे ककाशी सेंसे? तो ककाशी कहते हैं, मैं तो सोने जा रहा था। ये सुनकर हिनाटा वहाँ से चली जाती है। वहीं हम इरुका को देखते हैं, जो रामेन की दुकान पर बैठे थे। तभी वहाँ पर कोनाहामरू आकर कहता है, इरुका सेंसे मुझे आपका वेडिंग मैसेज अभी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपना वेडिंग गिफ्ट तैयार नहीं कर पाऊंगा। फिर इरुका कहते हैं, मैं अभी सोच रहा था क्या मुझे सच में नारुतो को एक टीचर की तरफ से मैसेज देना चाहिए, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है और नारुतो को अपना दोस्त कहना भी अच्छा नहीं होगा। बस मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ। वहीं हिनाटा और बाकी सभी लड़कियां बैठी हुई थीं। तभी साकुरा कहती है, क्या शादी की सभी तैयारियां हो चुकी हैं? तो हिनाटा कहती है, हाँ ज्यादातर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। फिर साकुरा कहती है, और नारुतो कैसा है, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद भी कर रहा है? तो हिनाटा कहती है, हाँ वो मेरी काफी मदद कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मदद मेरे फादर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक दुल्हन के बारे में काफी कुछ सिखाया है। फिर हिनाटा वहाँ से चली जाती है और उसे रास्ते में कीबा और सीनो मिलते हैं और वो दोनों भी उससे वही सब सवाल पूछने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं लेडी सुनाडे लीफ विलेज में वापस आ चुकी थी और वो कहती हैं, तो बताओ शिजुने तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? फिर शिजुने उन्हें वेडिंग गिफ्ट के बारे में सब कुछ बताती है और वो कहती है, ककाशी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उन्हें किसको शादी में नहीं आने देना चाहिए। वहीं हम कोनाहामरू को देखते हैं, जो इरुका के वीडियो के बिना ही अपने गिफ्ट को सबमिट करने के लिए आया होता है और वो शिजुने और सुनाडे की सारी बातें सुन लेता है। फिर कोनाहामरू सभी को जाकर ये बातें बताने लगता है और हिनाटा भी दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो शिकामारू कहता है, कोई बात नहीं, मैं सभी मिशंस देख लूंगा। फिर ली कहता है, मैं चाहता हूँ सभी लोग वेडिंग में आए तो मैं भी ड्यूटी करूंगा। फिर सभी मिशन पर जाने की बातें करने लगते हैं और ये सुनकर हिनाटा काफी उदास हो जाती है। फिर हिनाटा जाती है ककाशी के पास और वो उनसे कहती है, मुझे माफ कर देना, हमारी शादी की वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो ककाशी कहते हैं, तुम उस बात
बात की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। जिसके बाद नारुतो के सभी दोस्त ककाशी से आकर मिलते हैं और वो वेडिंग वाले दिन अपने मिशन के बारे में ककाशी से डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेडी सुनाडे आ जाती है और वो कहती है तुम लोगों को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान बनाया गया था जब लोगों की कमी थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। और उससे भी जरूरी बात, अब तुम होकागे हो, तुम्हें पुराने नियमों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम वो रास्ता चुनो जो तुम्हें सही लगता है। फिर ककाशी कहते हैं ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जिसके बाद ककाशी सैंड विलेज जाकर गारा से मिलते हैं और वो कहते हैं लॉर्ड काजेकागे, क्या आप वेडिंग वाले दिन अपने कुछ हिडन सैंड के शिनोबी भेज सकते हैं? तो गारा कहता है अपना सर ऊपर उठाइए लॉर्ड 6, हम चारों कागे ने मिलकर बातचीत की और डिसाइड किया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं नारुतो के साथ एक दोस्त की तरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काजेकागे होने के नाते भी उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर ककाची कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपसे एक और फेवर मांग सकता हूँ? तभी वो वहाँ पर कोनोहामारू को बुलाते हैं और गारा को वेडिंग मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन गारा वहाँ से शर्मा कर भाग जाता है। कोनोहामारू इरुका से मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, लेकिन इरुका कहते हैं तुमने तो मेरा मैसेज पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था ना, क्या तुम उसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? फिर कोनोहामारू कहता है वो मैसेज तो बहुत ही बोरिंग था और आपने ही मुझसे दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए बोला था। फिर इरुका कहते हैं मैं जितना भी ज्यादा सोचता हूँ उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे नारुतो को क्या मैसेज देना चाहिए। फिर कोनोहामारू कहता है आप इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगा रहे हो, मैसेज रिकॉर्ड करने से सिर्फ आप ही बचे हो, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक मैसेज ही तो रिकॉर्ड करना है। लेकिन इरुका कहते हैं मुझे माफ करना और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इरुका कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में कुछ बच्चे नारुतो के झूले पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हें देखकर इरुका को नारुतो की याद आ जाती है और वो सोचने लगते हैं नारुतो मेरे साथ अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर कर पाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने घर जाकर खाना बनाने लगते हैं और अपना हाथ भी काट लेते हैं, शायद उन पर खाना बनाना नहीं आता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और वो देखते हैं वहाँ पर नारुतो आया होता है। फिर इरुका कहते हैं क्या कुछ हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे? तो नारुतो कहता है मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था और देखने आ गया क्या आप अभी भी जिंदा हो। फिर इरुका कहते हैं आखिर इस बकवास का मतलब क्या है? तो नारुतो कहता है मैं शादी कर रहा हूँ और आप अभी भी सिंगल हो, तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और नारुतो कहता है मुझे आपको कुछ बताना था। तो इरुका पूछते हैं आखिर तुम्हें मुझे क्या बताना है? फिर नारुतो कहता है क्या हम रामेन खाने के लिए चलें? जिसके बाद आप ड्रिंक कर लेना और फिर हम बात करेंगे। ये सुनकर इरुका को लगता है नारुतो उनके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप मेरी शादी में मेरे फादर की तरह आएंगे? ये सुनकर इरुका रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं नारुतो क्या तुम इसी बारे में मुझसे बात करना चाहते थे? अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं हिनाटा नारुतो के झूले के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और वो कहते हैं हिनाटा शादी की सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो हिनाटा कहती है शादी की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब हमें उस दिन का इंतजार है। फिर इरुका कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हिनाटा कहती है आप यही बताने वाले हो ना कि आपने नारुतो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है? फिर इरुका कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ये पहले से ही पता है। जिसके बाद हम सभी के कांग्रेचुलेशन वाले मैसेज देखते हैं और सबसे लास्ट में इरुका का मैसेज होता है जो उन्होंने बाद में रिकॉर्ड किया था और वो कहते हैं नारुतो और हिनाटा तुम दोनों की शादी के लिए बधाई। हिनाटा जैसा कि तुम जानती हो नारुतो थोड़ा सा बेवकूफ और लापरवाह है, तो उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है और मैं चाहता हूँ तुम उसका ख्याल रखो। और नारुतो मैं तुमसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम वो सब करना जिससे हिनाटा को खुशी मिले। उधर हम देखते हैं शादी की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन अपने गाय सेंचे और ली तो अभी भी ट्रेनिंग में ही लगे हुए थे। वहीं सीनो और कीबा कुरेनाई की बेटी के साथ खेल रहे होते हैं, शिकामारू तिमारी के साथ घूम रहा होता है और चोजी तो केक देखकर ही पागल हो जाता है। फिर इनो साय से कहती है आखिर ये दोनों कब से एक साथ घूमने लगे? तो साय कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? फिर इनो कहती है शिकामारू और तिमारी जरा देखो उन दोनों को। तो साय कहता है शायद सब लोग हमारे बारे में भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। वहीं साकुरा अकेली घूम रही होती है, तभी उसे सास्के का एक मैसेज मिलता है। सभी लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। उधर हम नारुतो और हिनाटा को देखते हैं, फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एनीमे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मुझे
आगे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नए और मजेदार एनिमे के साथ।